नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के फुल पार्ट यानी पार्ट 1 होने वाले हैं और इनसे पार्ट 2 भी आएंगे। उसके बाद इसके पूरे कहानी समाप्त हो जाएंगे और समाप्त होने के बाद आपसे एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेंगे। ये मेरा 100% है। क्या जी? 100% है। ये संपूर्ण पाठ है। ये 2 क्लास में आपके ये समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा। चलिए बिना देरी के चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण पाठ शुरू से पढ़ेंगे क्या होता है इस पाठ में। चलिए पढ़ते हैं। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है पहला नंबर। चलिए हम पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना। यानी राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जिसमें सभी समाज के लोग एकजुट कर रहते हैं या एकजुट के फैसला वगैरह करते हैं, तो उसे ही को राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो किसी भी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव में। इसको आप याद रखेंगे, उस टाइम आंसर बताएंगे सब्जेक्टिव तो सभी। जी हाँ दोस्तों, NCERT पैटर्न पर आधारित, इस बात को याद रखना, NCERT पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन हम करवाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो याद रखेंगे पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप में प्रकट हुई 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में तो ऐसे जो कर लेते हैं, ये नेपोलियन बोनापार्ट, ये है नेपोलियन बोनापार्ट। थोड़ा सा और इसे मिलाते हैं। चलिए ठीक है। 1789 की आक्रमण फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई 19वीं शताब्दी में यह तो उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। यानी 19वीं शताब्दी के दौरान ये राष्ट्रवाद है ये काफ़ी उभर कर आ चुका था। कब? 19वीं शताब्दी के दौरान। और किस क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी की क्रांति के समय ये उभर कर आ चुका था कि राष्ट्रवाद क्या होता है और लोग क्यों करते हैं। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। यानी इसका परिणाम भी निकला। और आगे बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्यकृति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी नेपोलियन ने कई आक्रमण किए और यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्यकृति तत्पश्चात नेपोलियन आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक अभिजाताओं परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सरदारों की वस्तु बना दिया।
यूरोप के कई राजाओं में नेपोलियन के अभिनव द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। कई राज तक किनका, यानी जो ये अच्छे काम किया करते थे, अच्छे काम क्या करते थे, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट जो अच्छे अच्छे काम किया करते थे, इनका चर्चा दूसरे राज्यों तक जाने लगा था। किनका? नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप का विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना, याद रखेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वीना है। इस बात को याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है जी? वीना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों के अस्त व्यस्त कर दिया। यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वीना। और क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे वीना सम्मेलन कब हुआ या वीना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखेंगे कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के से क्वेश्चन पूछा जाता है। दो तरीके से कब हुआ था? 1815 ईस्वी में एक तो जिनका उद्देश्य था यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करने, यानी शासन लागू करना। MW क्लास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर। था, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक इस बात को देख कर सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति का निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। याद रखेंगे 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन जो हुआ, उनकी मेजबानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख कर रहा था। याद रखेंगे ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? तो मेटरनिख था। और ये इन्होंने ही वियना सम्मेलन का अध्यक्ष थे। याद रखेंगे वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मेटरनिख थे। मेटरनिख वियना सम्मेलन के अध्यक्ष मेटरनिख ने किया। उसके बाद मेटरनिख ने किया जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपियन शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। यानी फ्रांस में पहले जिनका शासन चलता था, बट लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ युद्ध और अच्छाई के लिए लड़े, जिसके कारण वहाँ पर अच्छी व्यवस्था लागू हो गई, जिसे वियना सम्मेलन के द्वारा उसे दबाया गया। यानी ऑस्ट्रिया की घोर प्रतिक्रियावादी राजा मेटरनिख, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था यानी राजा था, यही था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। लिखा हुआ नाम मेटरनिख। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन सा? मेटरनिख था।
जो एक घोर प्रत्यक्षवादी राजा था, और इन्हें वियना सम्मेलन के दौरान कई देशों से मिलकर क्या जी, मिलकर वियना सम्मेलन किया और फ्रांस पर वही व्यवस्था लागू कर दिया था जिसे नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति देन थी, उसका विरोधी करना और पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करनी। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुरातत्व व्यवस्था के पुनः स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। यानी नेपोलियन जो यूरोप में छाए हुए थे, जो अच्छे लग रहे थे, उनका व्यवस्था बंद कर दिया गया था। कौन? मेटरनिक ने किया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने किया था। और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। किसे? याद रखेंगे, यही यूरोप को 300 उस राज्य को विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बोवंश की सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप सौंप दिए गए। लोमार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। परमा, मोडेना और टर्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए तथा जेनेवा और सर्डिनिया पीरमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। यानी याद रखेंगे कि मेटरनिक दल था वो अच्छा काम नहीं कर रहा था और अपने राष्ट्रवाद, यानी जो जैसे हम अपना जैसे भारत के हैं तो भारत बारे अच्छे सोच विचार करेंगे और भारत के लोगों को एकता करेंगे। उसी तरह ऑस्ट्रिया नहीं चाहता, ऑस्ट्रिया के राजा चांसलर यानी मेटरनिक ऐसा नहीं चाहता था कि दूसरे देश राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। ये लिखे थे, राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था स्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप में लगभग सभी देश प्रभावित हुए। यानी यूरोप में भी राष्ट्रीयता का भावना काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हुआ। फ्रांस में वियना व्यवस्था में तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट मारा गया तो लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रिया तथा सुधारवादी शक्तियों के माध्यम से सामाजिक स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य में 2 जून 1814 ईस्वी को याद रखेंगे, 2 जून 1824 को सम्राट और से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए जो 1848 तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स एक्स यानी चार्ल्स एक्स के शासन काल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। चार्ल्स एक्स थे यानी लुई 18वां के बाद वहाँ के राजा चार्ल्स एक्स बने, जिनका नाम था चार्ल्स एक्स यानी चार्ल्स 10। इनका भी शासन ये भी अच्छे काम नहीं कर रहे थे परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। यानी ये भी अच्छे काम नहीं किए थे। अंततः 1830 में फिर से एक क्रांति हुई, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसी तरह 1830 की क्रांति हुई।
क्रांति हुई। चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक थे, यानी ये भी मेटरनिटी की तरह था, जो लोगों के बारे में नहीं सोचता था, केवल अपने बारे में सोचता था, अपने बारे, जिससे फ्रांस में उभरी रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। यानी जो फ्रांस में उभर रहा था राष्ट्र भावना, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, नए नए विचार लाते हैं, उसको दबाने की कोशिश कौन रहा था? चार्ल्स एक्स। और चार्ल्स एक्स कौन था? फ्रांस का उस टाइम का राजा था। 1830 के लमसम में फ्रांस का राजा कौन था? तो चार्ल्स एक्स था। और ये भी राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र भावना को दबाना चाहता था, दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिगनेक ने पूर्व में ही लुई 18वां द्वारा स्थापित सामान्य नागरिक साहित्य के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना तथा उसने विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स एक्स ने इस विरोधी की प्रतिक्रिया व्यवस्था में प्रतिक्रियावादी स्वरूप में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्याय देशों द्वारा उदारतत्व का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस की क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध, यानी गृह युद्ध का मतलब आरंभ हो गया। गृह युद्ध मतलब जिस देश में अगर युद्ध हो रहा है, जैसे भारत में युद्ध हो रहा है तो उसे गृह युद्ध बोल सकते हैं। जिस देश में युद्ध हुआ है उसी को गृह युद्ध बोलते हैं। यानी फ्रांस के में गृह युद्ध कब हुआ? 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। यानी याद रखेंगे, 28 जून 1830 की क्रांति को ही हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स एक्स फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। यानी जब लगा कि चार्ल्स एक्स को कि मेरा विरोध हो रहा है और पूरे देश में, यानी उनके जहाँ पे वो रहते थे गृह युद्ध, यानी उसी के देश में युद्ध आरंभ हो गया जो जनता सब कर रहा था। चार्ल्स एक्स को लगा, चार्ल्स एक्स अपना परिणात्मक परिणाम यह हुआ क्रांति का। चार्ल्स एक्स फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन हुआ, यानी इंग्लैंड भाग गया। कौन? चार्ल्स एक्स इंग्लैंड भाग गया और इस प्रकार फ्रांस में ब्रूह वंश के शासनकाल का अंत हो गया। उसके बाद चार्ल्स एक्स के बाद ब्रूह वंश का शासनकाल का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रूह वंश की स्थापना पर आर्लेयस वंश की गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासन लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस के जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। उसके बाद कौन आया था? अभी नाम पढ़े हैं, हाँ, लुई फिलिप। जनता ये भी अच्छे काम कर रहे थे और समर्थक में सत्ता प्राप्त की। ये भी राजा बने। अत्य एवं उसकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजस्थानवादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यवर्ग और लोकस प्रभुता के सिद्धांतों की देन थे।
दिन थे। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने पुनर्जीवित किया तथा बिना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस पर हुआ उसने सभा यूरोपियन राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी तत्कालीन व्यवस्था में प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि कर दी। यानी लुई फिलिप जो पहले तो अच्छे काम करते परंतु ये भी खराब काम करने लगे, जिसके कारण फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यानी 1840 के आसपास या 1844 के आसपास लुई फिलिप के विरोध में भी क्या हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट तो अच्छे काम करेंगे, लुई 18वां और कुछ चार्ल्स एक्स, ये सभी घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। ठीक है, घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। लुई फिलिप की एक उदारवादी शासक था परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्ती नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यानी लुई फिलिप था, गीजो को प्रधानमंत्री सौंप दिया था। कब? 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री सौंप दिया। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यानी लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री सौंप दिया था? गीजो को प्रधानमंत्री किसने सौंपा था? और लुई फिलिप ने। और लुई फिलिप किसी भी प्रकार के समाज सुधारक नहीं थे, यानी वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था, यानी ये सुधार नहीं करता था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ यानी रुपया वाला के साथ रखना पसंद किया, जिससे शासन का कार्य में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उस विदेशी नीति में से ही किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं रोजगारी व्यक्त होने लगे। किसके शासनकाल में? कहता है गीजो के शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यक्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो को आलोचना होने लगा कि सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस के कियर्स के नेट में से एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप की गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। यानी जिस प्रकार के नाटक और प्रचार वगैरह करते हैं कोई कंपनी, उसी तरह राष्ट्रवाद की जनता की ओर आक्रोश बढ़ा और लुई फिलिप के बारे में नारा लगाने लगा कि गद्दी पर छोड़ो, तो वह छोड़ने पर उसे मजबूर कर दिया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग कर दिया, यानी राजा पर हट गया और इंग्लैंड चला गया। ये भी इंग्लैंड चला, यानी जितने भी थे राजा घूसखोर, यानी जिनको लगता था कि अब युद्ध होगा और हम मारे जाएंगे, वो सभी कहाँ भाग जाते थे? तो इंग्लैंड भाग जाते थे। लगता है इंग्लैंड मुक्ति होता है, सब इंग्लैंड भाग जाते थे।
इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। यानी 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष के आदमी वहाँ के वोट दे मताधिकार प्रदान किया गया और कम के अधिकारों की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई वाला था। लुई वाला सुधारवादी यानी अच्छा नेता था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। यानी लुई वाला जो था वो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, यानी फ्रांस का राजा बना। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में भी क्रांति से प्रभावित हुए इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीयता एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों का आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। इटली का एकीकरण। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुए करते थे। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याओं में भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्यमा भी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में था। पोप को अच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासक के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी, परंतु इसके बावजूद भी 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाले घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सेना अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली की विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य में गठित किया यथा सिसापायन गणराज्य, लिगुरियन तथा ट्रांसपेडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को भी एक शासन के अधीन लाया। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। नेपोलियन का पतन कब 1814 ईस्वी के पश्चात वीना कांग्रेस 1815 ईस्वी द्वारा इटली के पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पीरमाउंट और सरनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। इटली में 1820 ईस्वी में से ही कुछ राज्य में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। यानी 1820 के लमसम में कुछ
कुछ राज्य संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादी द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के दौरान राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। यानी मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो याद रखें किस संगठन से था, कार्बोनरी संगठन से। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो याद रखेंगे कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। इसका संबंध मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। 1830 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। यानी इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेजनी ने नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया। ये मेटरनिक यानी ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक, वो बहुत खराब थे, आंदोलन कर दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। यानी हटाना पड़ा, कहाँ से, इटली से मेजनी साहित्य का यही है मेजनी। मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति भी था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर समझ नहीं रखा था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। अपना पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अतः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। यानी 1848 ईस्वी में एक बड़ा क्रांति हुआ, उसमें ऑस्ट्रिया को भी छोड़ना पड़ा। ये ऑस्ट्रिया भी फ्रांस पर जो ऊपर सबसे बड़ा राज करता था, वो भी उनको भी छोड़ना पड़ा। किसको, ऑस्ट्रिया को छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण बाद इटली का एकीकरण कर रहे उससे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि संड्रिया पिनवाटर का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली के धर्मराज्य बनने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सर्डिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट के पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गए। एकीकरण का द्वितीय चरण, एकीकरण का 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास प्रस्तुत असफल हो रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलन के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी, यानी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इटली की संड्रिया पिनवाटर का नया शासक विक्टर एमोलियन राष्ट्रवादी विचारधारा था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमोलियन किस पद पर नियुक्त किया था, तो याद रखें किस पद पर, याद रखें प्रधानमंत्री। किस पे, प्रधानमंत्री पर वो किया था। काउंट काबूर को विक्टर एमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री पर। इसको याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे। काबूर का एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था।
यानी काउंट काबूर, वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को माना था। यानी इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? ऑस्ट्रिया था। अतः उसने ऑस्ट्रिया का पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 की प्रक्रिया में युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने लगा घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीनमाउंट को भी बुलवाया गया। उससे काबूर की महत्व बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की एक और इस प्रकार इटली के समस्याओं को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल का संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। काबूर ने नेपोलियन 13 से भी एक संधि जिसके तहत फ्रांस में ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीनमाउंट के सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में ही नीस और सेवास नामक दो रियासतों काबूर ने फ्रांस में को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबूर को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पीनमाउंट से मिलना चाहोगे तो फ्रांस इस विरोधी नहीं करेगा। इसके लिए काबूर को आलोचना भी की जाती। उसने नीस तथा सेवास नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की एकीकरण राष्ट्रीयता खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा मैं भी नहीं था। यदि तो प्राप्त होकर उत्तरी तथा मध्य में इटली का एकीकरण हो जाता है तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूर की दृष्टि में संभव नहीं था। संभव नहीं था। इसी बीच 1859 में ऑस्ट्रिया और पीनमाउंट में सीमा संबंधित विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थक फ्रांस और ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पीनमाउंट का कब्जा हो गया। एक तरह तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी, दूसरी तरफ नेपोलियन ने इटली के राष्ट्रवाद में घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूर के समर्थक में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलन थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध में से हटने के बाद नेपोलियन 13 ने ऑस्ट्रिया तथा पीनमाउंट के बीच मध्यस्थता करने के बाद स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पीएमाउंट का अधिकार कर माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबूर का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली एकीकरण में था। अतः उसने नेपोलियन को स्वयं प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया के पीनमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों में पीनमाउंट में विलय होगा व जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूंकि उन रियासतों की जनता
पिन माउंटर के साथ थी, इसलिए काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860 से 1861 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य में इटली के सभी रियासतों पर्मा, मोडेन, टस्कनी, फावरा और बेलाजोना आदि को मिला लिया था। जनमत संग्रह कर रहे पुष्ट भी कर लिया। ऑस्ट्रिया में भी फ्रांस तथा इंग्लैंड तथा पिन माउंटर को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण के समस्याओं से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक द इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में ही हो गया और सभी के विक्टर एमुलियन को शासक माना। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी संस्कृत क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, याद रखेंगे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये वीवीए क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये वीवीए क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो याद रखेंगे नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और वह मेजनी के विचारों का समर्थक था, यानी मेजनी के विचारों से वह खुश था। काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों के सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स का आक्रमण किए। इन रियासतों का अधिकांश जनता बूर्बो राजवंश के निरंकुश शासन ने हतंग होकर गैरिबाल्डी के समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना तथा विक्टर एमुलियन के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। वस्तुतः काबूल के विचारों गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबूल के उसके दक्षिणी अभियान का गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया गया और रोम की रक्षा के लिए पिन माउंटर की सेना भेज दी गई। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूल से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। दक्षिणी इटली जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि गैरिबाल्डी के विक्टर एमुलियन को सौंप दिया। गैरिबाल्डी के दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमुलियन द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया और वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भक्ति जीवन जीने का और आकर्षित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया तथा लाला लाजपत राय की उसकी जीवनी लिखी। लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी किसकी? गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? तो लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी लिखी। 1862 में दुर्भाग्यशाली काबूल की मृत्यु हो और इस तरह वह भी पूरे इटली के एकीकरण नहीं देख पाया और रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमुलियन। तो आज का दोस्तों ये पार्ट 1 था लेक्चर का और पार्ट इनके 2 आने वाले हैं। ये पार्ट 1, इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह पार्ट 2 होगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा? नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे और एनसीईआरटी पैटर्न पर याद रखेंगे। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यह सभी पढ़ाए जाते हैं और एकदम सभी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल, इस बात को याद रखेंगे ऑल। जी हाँ दोस्तों, सभी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन ऑल कर ले।